हेलो, वेलकम टू CS कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस चैनल के अंदर आपको डेली वेज जो GS की प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर आते हैं, है ना। और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में भी आता होगा, है ना। तो देखिए, अब हम इसका आगे चलते हैं। ये GS का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और जितने बच्चे इस चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, है ना। और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो भी इसको पढ़ पाएँ, ठीक। तो देखिए, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। कौन सा? FTP। कौन सा भी? FTP प्रोटोकॉल, ठीक। फाइल ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चला आगे देखिए, इसके डिटेल पढ़ते हैं हम। एक प्रोटोकॉल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डेटा संचारित करने के लिए नियमों या प्रक्रिया का उदाहरण समूह है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? POP, है ना। क्या कहते हैं? POP। ईमेल सर्वर से ईमेल क्लाइंट को संदेश स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अनुसंदेश प्रोटोकॉल है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है। हाइपर हाइपरमीडिया दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। HTTPS, है ना। इसमें हम क्या लगा दे? S लगा दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? एनक्रिप्शन और प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एनक्रिप्शन और प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए HTTP का प्रोटोकॉल का सुरक्षित संस्करण है, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, निम्न में कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट पर वेब ब्राउजर है ना। ये क्या हो जाएगा? वेब सर्वर हो जाएगा। इसमें भी आंसर हो जाएगा। ये क्या आगे? इसका आगे आगे देखते हैं। देखिए, कोई नहीं। देखिए, एक वेब सर्वर कंप्यूटर के जहां से वेब कंटेंट संग्रहित किया जाता है। आमतौर पर वेब सर्वर का उपयोग वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह है, जबकि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउज़र संसाधनों के अनुरोध का जवाब देता है, ठीक है। क्या देता है? अनुरोध जवाब देता है। किसका? वेब संसाधनों का, ठीक है। आगे देखिए, एक वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर एक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज है। एक वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर क्या है? हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज है। वेब पेज एक वेब सर्वर द्वारा उपयोगकर्ता को वितरित कर किया जाता है और एक वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित किया होता है। एक सर्च इंजन एक प्रोटोकॉल प्रणाली है, सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जिसे वेब सर्च को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गूगल बिंग, है ना। क्या है? उदाहरण क्या है? गूगल बिंग और बिंग, ठीक। एक वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट ब्राउज़र भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड या वेब का मशीन स्थानीय वेबसाइट तक पहुंचने के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे इंटरनेट वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 द्वारा नियुक्त में से किस अधिनियम से में संशोधन नहीं किया गया? ठीक है, किस में नहीं किया गया? भारतीय प्रभुति अधिनियम विनियम बोर्ड अधिनियम 1992, ठीक। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम, दोबारा पढ़ लीजिए। बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 द्वारा नियुक्त में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया? इनमें सब में क्या हो चुका है? संशोधन हो चुका है, लेकिन किसमें नहीं हुआ? भारतीय प्रभुति विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 में क्या नहीं हुआ? अभी तक वो नहीं हुआ, ठीक है, संशोधन नहीं हुआ, ठीक है भाई। आगे देखिए, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 सहित कई महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन करता है, ठीक है। इसमें प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या को वर्तमान 1 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया प्रस्ताव है।
विधेयक में निर्देशक पद के लिए पर्याप्त हित को पुनः परिभाषित करने का भी प्रावधान है, जिस तरह इसकी सीमा वर्तमान 5 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो गई है। यह बैंकों को लेखा परीक्षणों के परिश्रमी को निर्णय करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें अधिक लालचीपन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। 75 वर्ष की आयु में प्रवीण गॉर्डन का निधन हो गया। प्रवीण गॉर्डन, जो एक प्रमुख भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक और रंग-भेद विरोधी कार्यकर्ता थे, को भारत के विदेशी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान किस वर्ष मिला था भाई? 2010 में। ठीक है, किस वर्ष मिला था? 2010 में। देखिए, 23 सितंबर 2024 को कैंसर संघर्ष के बाद 75 वर्ष की आयु में प्रवीण गार्डन का निधन हो गया। भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2010 में गार्डन की प्रवासी भारतीय सम्मान को सम्मानित किया था भाई, सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनंत सिंह और दक्षिण अफ्रीकी गैर सरकारी संगठनों डिफेंड आवर डेमोक्रेसी के गार्डन की ईमानदारी, साहस और दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण की प्रशंसा की थी। ठीक है, वह एक अनुभवी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक और रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे, जो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र और परिवर्तन के बाद राजनीति में शामिल थे। गॉर्डन का निधन जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में हुआ। ठीक, कहाँ पर होता? जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में हुआ था, उनके परिवार और करीबी दोस्त के घेरे में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा ने गॉर्डन को एक उत्कृष्ट नेता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सराहा। ठीक है, क्या कहते उससे प्रशंसा की थी। गॉर्डन के कैरियर के में अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस ANC के लंबे समय तक एक सदस्य रहना और विभिन्न भूमिकाओं में कैबिनेट मंत्री रूप से सेवा करना शामिल था। ठीक है, आगे देखिए। वित्त मंत्री 2009, 2014 और 2015-2017, सहकारी शासन और परिवहन मामलों के मंत्री 2014-2015 में थे। सार्वजनिक मामलों में कम मंत्री थे। ठीक है, सार्वजनिक मामलों के उद्योग में मंत्री थे। ठीक है, वे एक प्रमुख रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने रंगभेद के विरोध करने का कारण उनकी फार्मासिस्ट की नौकरी से निकाल दिया गया। किसकी नौकरी? जब वो रंगभेद की क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, उसे फार्मासिस्ट की नौकरी से निकाल दिया गया। किसको? गॉर्डन जी को। ठीक है, गॉर्डन की दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा 1999 से 2009 के आयुक्त रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, जिससे यह एजेंसी को एक विश्व स्तरीय संस्थाओं में बदल दिया गया। यह 2000 से लेकर 2006 तक विश्व सीमा शुल्क संगठन का अध्यक्ष रहे। नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद उन्होंने समकालीन कार्यवाही परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना में योगदान दिया। ठीक, लोकतांत्रिक शासन की क्या दिया था? योगदान दिया था। ठीक, आगे चलिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2014-2023 वैश्विक सूचकांक 2024 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत का स्थान कितना था? 39वां। ठीक है, कितना था? 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत का स्थान कितना था? 39वां। आगे देखिए। भारत 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में 39वें स्थान पर पहुंच गया। 2015 में 81वें स्थान पर था। 91वें स्थान से 42 स्थान पर ऊपर था। ठीक, 42 ऊपर था। भारत 38 निम्नलिखित माध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर है और मध्य और दक्षिण एशिया के में शीर्ष 10 में है। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भी भारत चौथे स्थान पर था है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर दुनिया के शीर्ष 100 वैज्ञानिक केंद्रों में शामिल हैं। अमूर्त संपत्ति गहनता भारत वैश्विक स्तर 7 स्थान पर है, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे क्षेत्रों में इसके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हैं। ठीक, आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है तथा
जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्टि की है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन सर्वाधिक नवोन्मुखी और अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं, जबकि भारत, चीन और तुर्की, वियतनाम, फिलीपींस के सबसे तेजी से आगे बढ़ने में अर्थव्यवस्था में शामिल है भाई। ये क्या हो चुके हैं, जो ये डार्क दिखाई दे रही है, क्या होगी ये भाई डेवलप हो चुकी है ना, और ये डेवलपिंग कंट्री अभी जो क्या कर रही है, संघर्ष कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। भारत, मोल्दोवा और वियतनाम, भारत लगातार 14 वर्षों से नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं, है ना। कौन कौन से? भारत और मोल्दोवा और वियतनाम, ठीक है। लगातार 14 वर्षों से नवाचार बेहतर करने में बेहतर प्रदर्शन निभा रहे हैं, ठीक है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा घोषित 9वें आयुर्वेदिक दिवस का विषय क्या था? भाई? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। देखिए, आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, जो अब मनाया जा चुका है भाई। धन्वंतरी जयंती, जिससे धनतेरस भी कहा जाता है, के साथ मेल खाता है, ठीक। किसके साथ मेल खाता है? धन्वंतरी जयंती, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है। धनतेरस त्यौहार है भाई, उसके साथ क्या जाता है? मेल खाता है, ठीक है। ये विषय नवाचार के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान देने की आयुर्वेदिक क्षमता पर प्रकाश डाला है, ठीक है भाई। किस प्रकार डाला? यह वैश्विक नवाचार के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान देने की आयुर्वेद की क्षमता पर प्रकाश डाला है। आयुर्वेद दिवस 2016 से सालाना मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है भाई? 2016 से, ठीक है, मनाया जा रहा है। जो सामग्री स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारत की परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देता है। यह आयोजन आयुर्वेद की राष्ट्रीय वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के लिए भारत की प्रभुत्ता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भारत की प्रभुत्ता को दर्शाता है, ठीक। आगे चलिए। किस देश ने G20 वार्ताओं की अध्यक्षता की, जिसे परिणाम स्वरूप अधिक धनवानों पर प्रभावी कर लगाने पर सहमति बनी, ठीक है। किसने की थी भाई? G20 में किस देश ने G20 वार्ता की अध्यक्षता की, जिससे परिणाम स्वरूप अधिक धनवंतरी पर प्रभावी कर लगाने पर सहमति बनी थी? किसने की थी? हाँ जी, ब्राजील ने, है भाई। किसने की थी? ब्राजील ने। आगे देखिए, ब्राजील ने 2024 में G20 वार्ता की अध्यक्षता की, जिसे अत्यधिक धनी लोगों पर प्रभावी कर लगाने की सहमति बनी थी। किस पे लगाने की? अत्यधिक धनी लोग हैं, जो अमीर आदमी हैं उन, ठीक है। यह घोषणा ब्राजील के नेता लुइस इनासियोन लूला की प्राथमिकता थी, जिन्होंने G20 एजेंडे में अरबपति कर को शामिल करने पर जोर दिया था। चर्चा में यह प्रस्ताव था कि $1 अरब से अधिक संपत्ति पर 2% संपत्ति का कर लगाया जाए, ठीक है। संपत्ति कर लगाया जाए, ठीक है। इस पहल का लक्ष्य विश्व भर के लगभग 3000 व्यक्तियों से प्रतिशत $250 मिलियन तक धन जुटाना है भाई। 3000 लोगों पर टैक्स लगाया जाए। G20 पर घोषणा पत्र में देशों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यधिक धनी व्यक्ति पर प्रभावी रूप से कर लगाया जा सके। इस सहयोग में सर्वोत्तम प्राथमिकता का आदान प्रदान कर सिद्धांतों पर बहस को प्रोत्साहित करना तथा कर परिहार विरोधी तंत्र को तैयार करना है। यह घोषणा पत्र राष्ट्रीय कर प्रभुत्व का सम्मान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने चर्चा की भावना को स्वीकार किया, लेकिन वैश्विक कर नीतियों के समर्थन की जटिलता पर बल दिया भाई। जटिल क्या, मुश्किल है ये ऐसा करना, उस पर क्या दिया था? जोर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, भारत G20 का एक प्रभावशाली सदस्य है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसे 2024 की वार्ता की अध्यक्षता नहीं की थी, जिसे परिणाम स्वरूप समझौता हुआ था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधित्व ट्रेजरी सचिव जनरल येलेन ने क्या था, क्योंकि
जिन्होंने चर्चा का समर्थन किया लेकिन वकालता की अध्यक्षता नहीं की। चर्चा का समर्थन तो किया लेकिन वकालता की अध्यक्षता नहीं की। जर्मनी भी G20 का एक प्रमुख सदस्य है लेकिन 2024 की वकालता की अध्यक्षता नहीं की। किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी ओनली, है ना। किसने की थी? ब्राज़ील ने। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? क्या थी भाई? डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी, है ना भाई। सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस तिथि 16 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है डेंगू दिवस? कब मनाया जाता है? 16 मई को। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का वैश्विक उद्देश्य विश्व भर के कई देशों को प्रभावित करने वाले मच्छर जनित वायरस रोग, डेंगू बुखार के खतरे और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना आदि रहना था, है ना भाई। जारी रखना था। ठीक, 2024 में डेंगू दिवस की विषय वस्तु या थीम क्या थी? डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। यह विषय वस्तु डेंगू प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने में समुदाय और व्यक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। किस देश में स्टॉर्म बेरिस के कारण गंभीर बाढ़, पेड़ों के गिरने और पुलों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि यह मध्य और पूर्व यूरोप को प्रभावित कर रहा है? क्या है भाई? उपरोक्त सभी। हमें पोलैंड में भी हुआ है ऐसा, रोमानिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक, आगे देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तूफान बोरिसन के माध्यम और पूर्वी यूरोप में कई देशों में जैसे जिसमें पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य और हंगरी शामिल हैं में गंभीर बाढ़ का कारण बना है क्योंकि इसने केवल एक दिन में 1 महीने की बारिश और तेज हवाएं ला दी। मुख्य उद्देश्य बारिश और नुकसान। तूफान के कारण कस्बों और गांवों में जलभराव, पेड़ गिरने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें पुल भी शामिल हैं। हताहत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और जबकि कई अन्य लापता हैं। ठीक है, आगे देखिए। 2024 में रिलीज होने वाली अरुंधति रॉय की पहली आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जिसमें उनकी मां मेरी रॉय के साथ उनके संबंध का पता लगाया गया है? क्या है? मदर मेरी कम टू मी। मदर मेरी कम टू मी, यह उसका क्या शीर्षक है? जिस कवर पेज में लिखा होता है ये है। ठीक, अरुंधति रॉय का पहला संस्करण जिसका शीर्षक मदर मेरी कम टू मी है, सितंबर 2025 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा रिलीज होने वाला है ना भाई। 2025 में रिलीज होने वाली, सितंबर में रैंडम हाउस द्वारा रिलीज होने वाले, है ना। यह संस्मरण रॉय के अपनी मां मेरी रॉय के साथ जटिल संबंध पर विचार करता है, जिसका सितंबर 2022 में निधन हो गया था। किसका? जो कि एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, अरुंधति रॉय का। ठीक है, रॉय अपनी मां को माय शेल्टर एंड माय स्टॉर्म के रूप में भी वर्णित करती है, जो उनके जीवन पर उनके गहन प्रभाव को दर्शाता है। संस्मरण का उद्देश्य रॉय की मां की मृत्यु के जवाब में उनकी भावना और परिवर्तनों यात्रा का पता लगाना और रिश्ते पर विचार करना है। ठीक है, उनके रिश्तों पर विचार करना है। आगे देखिए। यह संस्करण हृदय, रहस्य और कच्ची भावनाएं के संयोजन का वादा करता है, एक व्यक्ति और राजनीतिक जागृति को क्या करता है? चित्रित करता है। रॉय उनके परिवार, विजेता उपन्यास जैसे रॉय की अब क्या क्या है भाई देखिए। उसकी प्रमुख रचनाएं कौन से? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई, बहुत अलग अलग क्वेश्चन एग्जामों में। यह है द मिनिस्ट्री ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, है भाई। अल्टीमेट हैप्पीनेस के साथ साथ उनके राजनीतिक रूप में आरोपित निबंधों के लिए माना जाए। पेंगुइन प्रेस के प्रधान संपादक मानसीप सुब्रमण्य ने इस संस्मरण को प्रकाशित करने का विशेष अधिकार बताया है। इसे प्यार और जागृति से भरा एक आंतरिक खाता बनाया है भाई। किसको बनाया है? बताइए, क्वेश्चन बताइए। चला आप बताना बाद में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस उद्देश्य के लिए जुलाई 2024 में भारत को $20 मिलियन का संस्करण दिया गया है? किसके लिए दिया गया है?
ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, क्या क्या है? ठोस अपशिष्ट और प्रबंधन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए एशिया विकास बैंक एडीबी ने 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत को $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी, कौन है भाई? मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी इंडियन रजिस्ट्रेशन मिशन के एंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, एडीबी में समर्थन के जैव मीथेनेशन संयंत्र, खाद्य संयंत्र और क्या है प्रबंधन, लैंडफिल सामग्री पुनर्वृत्ति सुविधा और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य के लिए शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता का निर्णय करना है और निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना है। इससे सामुदायिक शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण तथा सफाई उपकरणों की खरीद शामिल है। सुविधा और सेवाओं में जलवायु और आपदा रोगी, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन संदेशनीय विशेषता शामिल होंगे। कार्यक्रम में शहरव्यापी ठोस अपशिष्ट और स्वास्थ्य कार्य योजनाओं की वार्षिक समीक्षा और प्रगति उद्यतम संयोजित किया जाएगा। यह ऋण विशेष रूप से स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य को बढ़ाने पर लक्षित है। एडीबी का मुख्यालय मंडालियोंग फिलीपींस है, ठीक है, आगे देखिए, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? क्या था? सुंदर पिचाई। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट है ना की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था? सुंदर पिचाई को। ठीक है, आगे सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक और उसकी सहायक कंपनी गूगल के सीईओ हैं, है ना, उस सहायक कंपनी गूगल के सीईओ हैं। उन्हें आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें डिजिटल परिवर्तन और किफ़ायती प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए दिया गया है। यह समारोह सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ, जहां उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को भी विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। यह मानद उपाधि आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, दीक्षांत समारोह में पिचाई की अनुपस्थिति के कारण अमेरिका के एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करते हैं? चंबल नदी, है ना भाई, चंबल तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। आगे चलिए, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। ठीक है, नदी का स्रोत मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में महू से 15 किलोमीटर पश्चिम में विंध्याचल चट्टानों के उत्तरी किनारों से श्रृंगार चोरी शिखर के पास है ना। दोबारा पढ़िए, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। नदी का स्रोत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू से 15 किलोमीटर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल चट्टानों के उत्तरी किनारों में श्रृंगार चोरी शिखर के पास है। ठीक है, कहाँ पे? श्रृंगार चोरी शिखर के पास। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल लगभग 843 मीटर लंबाई की ऊंचाई पर है भाई। जहाँ से वो निकलते हैं वो किस है? 843
ऊंचा, ठीक है। जामनी, जामनी नदी उत्तरी भारत से होकर बहती है। यह मदनपुर गांव से, कहाँ से, मदनपुर गांव के पास ललितपुर जिले से प्रवेश करती है और बेतवा नदी की एक बहुत प्रमुख नदी है ना, प्रमुख सहायक नदी है, सॉरी, किसकी, बेतवा नदी की, याद रखना। ओरछा के पास यह बेतवा नदी से निकलती है। मध्य प्रदेश में यह नदी स्पष्ट रूप से 29 किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र 1235 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को शामिल करती है। शेष 85 किलोमीटर नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक अवरोध बनाती है। उत्तर प्रदेश नदी 87 किलोमीटर बड़े हिस्से को प्राप्त करने का दावा करती है, ठीक है, क्या करती है, दावा करती है। आगे चलिए। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। यह विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो पश्चिम मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण से विंध्याचल रेंज के से निकलती है। नदी अपने उद्गम और दक्षिण पूर्व में राजस्थान राज्य में उत्तर की ओर बहती है। गंभीर नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव, कहाँ से निकलती है, जनापाव से निकलती है, ठीक है। ये चंबल नदी जा रही है, देखिए मैप में, ये चंबल नदी जा रही है, ये बनास रिवर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है आपका, और ये क्या, राजस्थान है, ठीक है। ये कौन से, कालिस नदी है ना, कालिस नदी, ये यहाँ देख लेना आपके बारे में, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। देखिए, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर पड़ चुके हैं। नदी का स्रोत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से महू के 15 किलोमीटर ये पड़ चुके हैं, पश्चिम से होती है। ये चंबल नदी उद्गम 443 है। यह शुरू में मध्य प्रदेश से लगभग 343 किलोमीटर की दूरी के लिए उत्तर की ओर अपवाह के अनुसार राजस्थान और 225 किलोमीटर दूरी के लिए आमतौर पर पूर्ववत करती है, ठीक है। इंपोर्टेंट मैट्रिक लगा रहा हूँ आपके लिए। नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 217 किलोमीटर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 145 किलोमीटर अतिरिक्त बहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 122 किलोमीटर की ऊंचाई पर यमुना नदी से मिलने से पहले लगभग 32 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है ताकि अधिक गंगा जल प्रवाह प्रणाली का एक हिस्सा बन सके, ठीक है, गंगा जल का प्रवाह एक हिस्सा बन सके। आगे देखिए, निम्न में से किसने 1878 के वर्नप्लेस एक्ट को निरस्त किया था? किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, है ना, रिपन ने किया था। किसने किया था? रिपन जी ने। लॉर्ड रिपन ने 1880 और 1884, लॉर्ड रिपन ने 1878 के वर्नप्लेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन 1880-1884 के प्रशासन के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। पहला कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में प्रखरित किया गया था। अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और बच्चों के लिए काम के घंटे कम करना चाहिए। अच्छी बात है। तो इसने अनिवार्य किया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए खतरनाक मशीनों का ठीक से बंद कर दिया जाना चाहिए, है ना। इसने क्या किया? अनिवार्य किया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानांतरित प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानीय प्रशासन प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, स्थानीय प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलते हैं हम। यह एक अधिनियम नहीं बल्कि सरकार द्वारा 1882 में पारित किया गया एक संकल्प था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले क्या जनगणना की गई थी, है ना, अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। ये याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ये के तहत शुरू हुआ वित्तीय उदारीकरण लॉर्ड रिपन द्वारा जारी रखा गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू हुआ, और लेकिन कौन सा? वित्तीय उदारीकरण, सॉरी, ठीक है। प्रस्ताव ने प्रांतीय स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों के साथ स्थानीय बोर्ड स्थानांतरित करने में मदद की और यह इस देश के आधुनिक नगर पालिका का आधार था। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। किसको? लॉर्ड रिपन को कब किया गया? तो 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री F.J. रॉबिन्सन यूके के पुत्र थे। F.J. रॉबिन्सन के पुत्र थे। फिर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कारखाना अधिनियम का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किया गया था।
अधिनियम ने 7 साल से कम उम्र के बच्चे के काम करने और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सीमित संख्या में काम करने पर रोक लगा दी गई थी, है ना। किसने? रिपन जी ने, है ना। रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयुक्त नियुक्त की थी, ठीक है। उन्होंने सिविल सेवा के लिए आयु की आवश्यकता को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी, जिसे लॉर्ड रिटन 1876-1880 ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। देखिए सिविल सेवा की जो आयु है उसे क्या कर दी थी, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी थी, लेकिन लॉर्ड रिटन जी आए थे, फिर उसने क्या की थी, 1876 और 80 ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष दोबारा कर दी थी। उसने बढ़ा के की थी और उसने कम कर दी इसे दोबारा, ठीक है। देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को मूल विवाह अधिनियम भी कहा जाता है ना। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-1876 के वायसरायल्टी के दौरान अधिनियमित किया गया था, ठीक है, अधिनियमित किया गया था। आगे देखते हैं हम। लॉर्ड रिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, इसके द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा, मूल भाषा, स्थानीय भाषा के नवाचार क्षेत्रों को सुरक्षा राशि जमा करने की अनुमति दी, और अगर उन्होंने ताज के खिलाफ कुछ भी प्रखलित किया तो उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, है ना। हालांकि यह सामान्य नियमित अंग्रेजी भाषा के पेंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होता था, ठीक है। ये तो भाई वो तो रहा ही था उसमें अंग्रेज सरकार में, ठीक है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? हाँ बताइए। हंगूरिया कमिश्नरी, ठीक, डी 4th पार्ट के साथ, ओ सॉरी, ठीक है, किस साथ? हंगूरी या कमिश्नरी हिरन के साथ, 4th पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका अर्थ है 10 गांव है। यह हंगुल के संरक्षण के लिए स्थापित की गई है। इसकी आबादी चिंताजनक दर से घट रही है। हंगुली जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। लाल हिरन के जीवित रहने की एकमात्र प्रजाति है। हंगुल की संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो उस जाति प्रजाति ग्रस्त हो रही है उसके लिए हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर है, सलीम अली शहरी वन भी कहते हैं जिसे, किसमें? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये क्या? खंगचेंद-जोगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, यह कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण है, कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण है। याद रखना कौन सा? खंचदेंग-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, खंचदेंग-जोगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है, ये अरुणाचल में स्थित है। तिब्बत के लहासा में पोर्टाला प्लेस के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तिब्बत में एक तो लहासा पोर्टाला प्लेस है ना, तिब्बत का कौन सा? पोर्टाला प्लेस। इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? गदेन नागमिया लहोत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नागयाल लहात्से के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1680 में 1681 में किसने की थी? मराक लामा ने की थी। मराक लामा लोगद्रे त्यागद्रो की थी, ठीक है। गेतपंगा और डोडुइपा ममता कांग्यू तेंग्यूर और जुंगडुई के ग्रंथ हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश के एक जिले का नाम है। इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। तवांग जिले का नाम है, इसलिए आराम से आप इसका अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। और देखिए राज्य और प्रमुख मठ। सिक्किम में कौन सा? रुमटेक मठ। कहाँ पे? रुमटेक मठ सिक्किम का सबसे बड़ा मठ है और लोकप्रिय मठ है, ठीक है। इसे धर्म चक्र केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अन्य मठ सिक्किम और कौन कौन से? डुबडी
और कौन सा मरियांगते तसिंगदिंग एंचे रालेंस शांगा लोचिंग आदि है ना। लद्दाखी में कौन सा है, दक्षिक मठ दोमफा या दक्षिक दोमफा। लद्दाख की नुब्रा घाटी से सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है। हेमिस कहाँ का है, लद्दाख का ये स्तूपिति क्या थीके से शोगोम्पा और त्यांगफा। मणिपुर देख ले, मणिपुर अपने मंदिर के खजाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। मणिपुर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महाबली मंदिर यहाँ पर है। गौर कौन सा है, गोविंद मंदिर यहाँ पर है। सनमही मंदिर यहाँ पर है। नित्यांग और नरसिंह मंदिर यहाँ पर है। ठीक, मंदिर देख लो, उसके इम्पोर्टेंट है भाई मंदिर भी। भारत का संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था भाई। कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पारित। भारत संविधान को 26 नवंबर 1949 को की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत के संविधान को मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक, देखिए भाई, आपको ये मज़ा भी नहीं आ रहा होगा है ना, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है क्लास। मैं आपको चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा जो कंटेंट है वो डिलीवर हो जाए है ना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हम तो आपको वैसे आपको कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं और आप इसे अच्छे से पढ़िए। और मैं कहता हूँ कि दावे के साथ कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है भाई। और जिन बच्चों ने अभी भी अब चैनल को शेयर नहीं किया है भाई, वो चैनल शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने और दोस्तों के पास। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड क्या था, लिटिल बॉय। क्या था, लिटिल बॉय। ठीक है। आगे देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था। यह बम पर लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है। यह यूरेनियम बंदूक प्रकार बम था जिसने लगभग 13 किलोटन, कितना था भाई, 13 किलोटन बल के साथ विस्फोट किया था। हिरोशिमा की बमबारी जिसका कोड नाम ऑपरेशन सेंटर बोर्ड ने दिया था ना। ठीक है। को कर्टिस लेमे ने 4 अगस्त 1945 को मंजूरी दी थी। ठीक है। 4 अगस्त 1945 क्या दी थी, मंजूरी दी थी। B-29 विमान द्वारा लिटिल बॉय की को ले जाया गया था। किसके द्वारा ले जाया गया, B-29 विमान द्वारा लिटिल बॉय को ले जाया गया था। आगे देखिए, अब ज़्यादा नहीं, अब कम ही है भाई। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी द्वारा दूसरा बम गिराया गया। 21 किलोटन, कितना 21 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण जिसे फेटमैन के रूप में जाना जाता है। B-29 बॉक्सकार के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी को फेटमैन ले जाने का कार्य सौंपा गया था। 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अमेरिकी वैज्ञानिक ने न्यू मैक्सिको के आलमोगोर्ड और एक एटॉमिक परीक्षण में पहली बार सफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट किया था। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या लग गया इसमें। नियुक्त में से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, है ना, वेलेस्ली ने। देखिए इसका आंसर आया बड़ा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। हटेगा नहीं भाई यहाँ से, है ना, हट जाते इसकी नहीं हट, कोई बात नहीं। इसका यही आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। 2 आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली इसका ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे लगना था, ये है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा और उनके ऊपर बेहतर प्रशासन के लिए भारत लोगों की संस्कृति सिखाई गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। 1798 से लेकर 1798 में सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। 1758 सहायक संधि
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कुछ कब हुई? चौथा मैसूर युद्ध में हुई थी। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1799 की सेंसर व्यवस्था लागू की थी। सेंसर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा सिविल सेवकों की प्रशिक्षण के लिए की गई थी। वे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाते हैं। बंगाल टाइगर नाम से किया जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। आगे देखिए भाई, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आमतौर पर ब्लैंक विनियमित होते हैं। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक है? नहीं, गलत। और क्या है? भारतीय वित्तीय बैंक? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत काम करते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं। ठीक है, यह आमतौर पर उधार, क्रेडिट और अग्रिम बचत और निवेश उत्पादों से प्रबंधन सेवाओं से जुड़ा होता है और मुद्रा बाजार में व्यापार, शेयरों के पोर्टफोलियोज को संभालने और फंड ट्रांसफर करने जैसे कार्य भी करता है। धारा 8 के तहत माइक्रो फाइनेंस संस्थान वित्तीय कंपनी है जो ऐसे लोगों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है। एनबीएफसी के मौजूदा ढांचे की सीमांत के लिए समितियों के प्रकार जेम्स एस राज समिति और चक्रवर्ती समिति है। एनबीएफसी के पास जमा केवल सावधि जमा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित व मांग पर दे जमा राशि को स्वीकार करने का पात्र नहीं है। आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे पहले द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बन गया। यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जून 2022 तक के हैं। राष्ट्रीय कृषि और सामग्री विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, है ना। और 1 जुलाई 1955 को क्या हुई थी? ये इसकी बैंक इंपीरियल बैंक में क्या मर्ज हो गई थी, है ना। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981 को लागू किया गया था बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। चल्ला श्रीविनायन शेट्टी 28 अगस्त 2024 को एसबीआई को 27वें चेयरमैन बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच स्थित पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार, है भाई। कौन सा? मालवा का पठार है आपका। किसके बीच? अरावली और विंध्याचल के बीच। आगे चले। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच है। मालवा पठार मध्य प्रदेश पठार बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। मालवा पठार जगह ज्वालामुखी रूप का है, मूल है, ज्वालामुखी का मूल है। ठीक है, मालवा नाम सांस्कृतिक नाम मालवा से लिया गया, मालव से लिया गया। ठीक है, मालव से लिया गया। आगे देखिए। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। 42 संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाई इसे याद कर लेना। ठीक है, मौलिक 42 संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और इस संविधान संशोधन में एक नया भाग अर्थात भाग 4 के जोड़ा गया था। ठीक है, इस नए भाग को केवल एक ही अनुच्छेद है जो कि 51 के है। ठीक है, इसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए संहिता और निर्दिष्ट किया गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ से संविधान है ना भाई, सोवियत संघ से ले गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान को महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। यह तब इंदिरा गांधी को अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। बड़ी संख्या में संसाधनों के कारण यह अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया था। इसे लघु संविधान भी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? 42 संविधान संशोधन को।
नियुक्त में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा किसे नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। आगे देखिए, भूमध्य रेखा से 23-23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोण पर कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किसके? गुजरात के कहाँ से? जसदन से गुजरती है, राजस्थान के कालिंजा से गुजरती है, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर से गुजरती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोहारदगा से, पश्चिम बंगाल कृष्णनगर से, त्रिपुरा उदयपुर और मिजोरम के चंपई से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है इसकी लंबाई। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पे? अभी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, कर्क रेखा दिखा देते हैं हम आपके लिए। देख कहाँ जा रही है? ये जा रही गुजरात से, मध्य प्रदेश से, फिर किससे जा रही? छत्तीसगढ़ से, फिर किससे जा रही? झारखंड से, फिर किससे जा रही? देख भाई, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे है ना भाई, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ये क्या हो गया? झारखंड हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश, फिर क्या हो गया? ये क्या हो गया? मिजोरम हो गया आपका, है ना, और ये क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, है ना भाई, त्रिपुरा रह गया, त्रिपुरा ही तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये क्या है? मानक स्टैंडर्ड लाइन है। कौन सी स्टैंडर्ड लाइन? ये 82 डिग्री 5 सेकंड से गुजरती है ना भाई। और देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान साथ 6 किलोमीटर सीमा लगाता है हमारा देश, और चाइना के साथ कितना लगाता है? 3488 किलोमीटर सीमा लगाता है ना भाई। और बांग्लादेश के साथ 4158 किलोमीटर सीमा लगाता है। पाकिस्तान के साथ कितना लगाता है? 3332 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1758 किलोमीटर, सॉरी, है ना। ये आपको याद रखने हैं। क्या रखना है? म्यांमार के साथ कितना लगाता है? 1624 किलोमीटर। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है? याद करने हैं। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कितनी बार काटते? 2 बार काटते। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफी करीब है ना भाई। ये 2 राजधानी कर्क रेखा के काफी करीब। 17 देशों से गुजरती है कर्क रेखा, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, और 6 जल निकायों से गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा किस देश से गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? भारतीय, देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, अर्थात मैं बता रहा था आपके लिए 82 डिग्री पर 82 डिग्री गुजरती है ना। प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर और होकर गुजरते हैं। रूस में 11 समय हैं, 11 समय क्षेत्र हैं। यूएसए में 5 समय क्षेत्र हैं। और भूमध्य रेखा यानी कि 1 डिग्री पर देशांत 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। आगे देखिए, अब आपका क्लास बहुत कम रही है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? क्या करता है भाई? वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह भारत के विकास और मामले पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने हेतु सर्वेक्षण निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। आर्थिक मामलों पर का विभाग वित्त मंत्रालय हर साल संसद में केंद्रीय बजट से ठीक पहले सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। सर्वेक्षण पिछले वर्ष के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट है। ठीक है भाई, आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, आसिफ अली ने फहराया था। ठीक है, अरुणा आसिफ अली ने फहराया था। ठीक है, आगे देखिए। अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 9 अगस्त 1942 को इनके साहसी कार्यों ने आंदोलन की शुरुआत की, जहां से निहत्थे ग्रामीणों के जुलूस का नेतृत्व करने के लिए एक उल्लेखनीय व्यक्तियों के रूप में उभरी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में प्रतीक के रूप में ध्वज फहराना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे इंटरेस्ट आ रहे होंगे इसके साथ। देखिए, इसका प्रमुख संगठन देख लेते हैं और उसके संस्थापक देख लेते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले थे।
होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय संयंत्र संघ की स्थापना किसने की थी? के.बी. हेडगेवार ने की थी। खुदाई खिदमतगार की पेशेवर के सेवक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए होम रूल थे हैं भी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एम.एन. रॉय थे। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। आगे देखिए, आगे अब कुछ नहीं है। अब आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने इस तक अब तक बने रहे उनके लिए थैंक यू, है ना। और भाई जो बच्चे ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।